गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इसी बीच देखिए आपको ये खास तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गणतंत्र दिवस के मौके पर मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खास तस्वीरें जिसमें कि हम देखते हैं हमारी परंपरा है गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरीके से मिठाइयां बांटी जाती है। पहले हम झंडा फहराते हैं और इसके बाद जो है मिठाइयां बांटकर मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए रिपब्लिक डे के मौके पर गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने ये पोस्ट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां दी। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं किस तरीके से गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करते हुए और ये खास कार्यक्रम आपके साथ साझा करते हुए जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित हैं। ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो देखिए आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शुभकामनाएं दी गई है। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी किस तरीके से तैयारियां जो हुई है, क्या कुछ परेड होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच आप ये खास तस्वीरें भी देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ कि किस तरीके से देश के तमाम बड़े नेता और मंत्री आज गणतंत्र दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज एक बार फिर निकलकर सामने आएंगी जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी नजर आएगा। और ये इसी बीच उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तस्वीरों में नजर आती हुई। लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन और इसी बीच झंडा फहराती हुई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। रहा है जहां पर गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा और इसी बीच लखनऊ से ये तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झंडा फहराती हुई नजर आई है। तो देखिए आज देश के विभिन्न कोनों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके हम तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ देर पहले आपने देखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी किस तरीके से कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें निकलकर सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा, उन्होंने अपने संबोधन में देशवासियों को हार्दिक बधाइयां भी दी है और साथ ही साथ देश के युवा कैसे आगे बढ़ते रहे, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, उसका भी उनके तरफ से जिक्र किया गया है। तो देखिए आज कर्तव्य पथ पर खास तैयारियां की गई है और खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत भी होती हुई नजर आएगी। तो समारोह के प्रमुख आकर्षणों में से एक गणतंत्र दिवस परेड का समय सुबह 11:30 बजे है, जो कि तस्वीरें हम देख पाएंगे। साथ ही इसी दौरान राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी और एक औपचारिक
मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेंगे। तो इसमें सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, सहायक नागरिक बल, एनसीसी और तमाम इकाइयां भी शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, इस बार का थीम जो है वंदे मातरम पर आधारित है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और इसी बीच रक्षा मंत्री विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की बधाइयां उनकी तरफ से दी गई है और आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। बेहद खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी और इसी बीच स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, जिसमें कि कर्नल हमारे साथ मलिक साहब और एमके सिंह साहब भी मौजूद हैं और साथ ही विंग कमांडर सतीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम सभी का रुख करते हुए, और चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन संविधान को अपनाया गया था, तो इसकी क्या कुछ जर्नी रही थी, एमके साहब से चाहेंगे कि सर आप इसके ऊपर अपने जो है प्रकाश डालिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करिए और पूरी जर्नी बताइए कि किस तरीके से जो है इसे आज अडॉप्ट किया गया था। देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहले 1920 में नागपुर का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसमें बलीराम हेडगेवार साहब ने इसको बोला था कि हमें डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश में नहीं रह के पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, जिसका बहुत विरोध किया जो वहाँ के उस टाइम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनका कहना था पहले थोड़े कंसेशन ले लिए जाएं, जो कुछ भी हमें ब्रिटिश सरकार देती है उसको मान लिया जाए। और इसी से थोड़ा सा नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी 1925 में और उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। और उसके आगे बढ़ के अगर हम देखें तो ये लाहौर में 31 दिसंबर 1929 का एक अधिवेशन था लाहौर में कांग्रेस का, जिसमें पहली बार ये मांग की गई कि हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा की मांग करनी चाहिए। हमें स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि वो जो बोल रहे थे कि डोमिनियन ऑफ थोड़े कंसेशंस के साथ हमें थोड़ी सी स्वायत्तता दी जाएगी, जो इसका विरोध किया गया। और इसी प्रकार से 26 जनवरी 1930 में पहली बार कांग्रेस ने घोषणा की हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। और यही 26 जनवरी की बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद बहरहाल 17 साल बाद जब देश आज़ाद हुआ और जब 3 साल लगे हमारे इस संविधान को बनाने में, जिसके मूल में थे बी.आर. अम्बेडकर साहब, लेकिन जो हमारे जब ये बन के तैयार हुआ तो इसको न पब्लिश किया गया न टंकित किया। कहने का मतलब ना तो इसको प्रकाशित किया गया, ना ही इसको टाइपराइटर या किसी से बनाया गया, लिखा गया। इसको हस्तलिखित किया और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी अपने नारायण रायजादा साहब। उन्होंने इसको लिखा और उसको हाथ से लिखा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। और हर एक पेज पर जो संविधान है हमारा, उस पर हमारे जो ये शांति निकेतन के हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसको सजाया। और इस प्रकार से इसमें देखें तो हमारे संविधान में 1.4 लाख शब्द हैं और इस प्रकार से ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो ये इसकी कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें 395 पैराग्राफ्स हैं। ये सारी बातें अगर हम लेके चले तो इसकी महत्ता समझ में आती है। चूंकि ये संविधान तो तैयार नवंबर में ही हो गया था, नवंबर 39 को, लेकिन 49 को, लेकिन इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि वो 26 जनवरी 1930 की जो परिकल्पना थी उसको साकार होते हुए हमारे लोगों ने देखा। जी बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि किस तरीके से संविधान को अडॉप्ट किया गया। हमारे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, मौजूद है, उनसे भी समझ लेते हैं। कमांडर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने कर्नल साहब से भी समझा है कि कितनी तैयारियों में वक्त लगता है, किस तरीके से तैयारियां की जाती है। आपसे समझेंगे कि किस तरीके से वायुवीर जब तैयारियों में जुटते हैं तो क्या उसके पीछे की कहानी रहती है, क्योंकि आज जो कर्तव्य दिखाया जाता है उसके लिए हमें पता है कि बहुत मेहनत लगती है, पहले से ही रिहर्सल किया जाता है। क्या कुछ पीछे की कहानियां रहती हैं कमांडर साहब? प्रोसेस है जो करीब करीब 3 महीने पहले शुरू हो जाता है और उसमें जो आप देखेंगे कि जो झांकी वगैरह के रूप में आते हैं, जो परेड कंटिजेंट होता है वायुसेना का, वो सब एक सिस्टम से गुजरता है।
हमारे एयरफोर्स डे परेड पर भी जो कंटीजेंट्स आते हैं उनमें से बेस्ट उसको हम सेलेक्ट करते हैं जी। और उसके बाद उसकी एक प्रैक्टिस होती है। उस सेलेक्टेड जो हमारे वायुसेना के वीर होते हैं उनको हम उसी हिसाब से ट्रेंड करके आगे भेजते हैं। और 3 महीने पहले से जो झांकी का सिस्टम होता है वो पालम में एक हमारा स्थान है जहां ग्राउंड में ला करके उसकी पेंटिंग, उसके सिस्टम्स में एयरक्राफ्ट्स को कैसे निकालेंगे आप, उस तरह का सारा उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें मिलिट्री के भी लोग शामिल होते हैं, मिलिट्री पुलिस भी होती है, वायुसेना पुलिस भी होती है। और उस तरह से हम उसको राजपथ पर लाकर, आप सोचेंगे कि जो जी। फाइनल डे होता है उससे पहले बड़ी परेशानी होती है, फाइनल टच जो पेंट का हम करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और बहुत टाइम शेड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखेंगे कि आज भी जो यहाँ प्रदर्शित होने जा रहा है उसको हमने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जी। ये जो 2 ब्लॉक्स हैं उसमें पहले आप देखेंगे कि जो फ्लाई पास्ट होगा ये से एक तरह से ये एक नया फेस बैटल एरे के रूप में तैयार किया गया है। जिस तरह से हम टैक्टिकल वॉर करते हैं, आज का जो फ्लाई पास्ट है बिल्कुल उसका रिप्लिका के रूप में पहली बार देश के सामने शोकेस किया जाएगा। जी। इसमें मिलिट्री जो रेंजिंग कैपेबिलिटीज हैं, जिसके अंदर वेपन्स भी हैं, सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी के अंदर आप देखेंगे भैरव बटालियन देखेंगे, और जी। जो सिस्टम मिसाइल और एयर पावर का है उसका एक शानदार कॉम्बिनेशन के रूप में एक सांकेतिक रूप में हम इसको शोकेस करेंगे। बिल्कुल। और ये शोकेस जो है आज जब पूरा देश देखेगा तो हम देख पाएंगे किस तरीके से हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे वायुवीर डटे रहते हैं और किस तरीके से देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एसपी मलिक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं बैटल एरे का। हमने चूंकि जिक्र किया है, विंग कमांडर साहब भी उसके ऊपर बात कर रहे थे। बैटल एरे सर आज पहली बार होगा जब हम देख पाएंगे किस तरीके से जो हमारी सेना है वो लड़ती हुई नजर आती है, उसकी एक झलकियां देखने को मिलेंगी। चाहेंगे कि सर आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए और विस्तार से बताइए कि आखिर आज क्या कुछ हम इस बार देखने वाले हैं इसमें। जी राधा जी, देखिए बैटल एरे में हमारा जो कोऑर्डिनेशन तीनों विंग्स आर्म्ड फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है, उन सब को किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में बैटल को फाइट करना है वो सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसमें जैसे भैरव बटालियन का जिक्र अभी विंग कमांडर साहब ने किया है। भैरव बटालियन एक एलीट लाइट कमांडो फोर्स कह सकते हैं जिसकी नफरी तकरीबन 250 ट्रुप्स है और वो कटिंग एज राइफल्स, ड्रोन्स, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ में रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए बनाई गई है। ये बेसिकली कन्वेंशनल इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस जो पैरा कमांडोज हैं उनका गैप ब्रिज करने के लिए, अगर उनके बीच का कोई ऑपरेशंस है उसको अंजाम देने के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत ही उत्तम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सभी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सिग्नल से जवानों को ले करके उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। ये हमारी भैरव बटालियन की, जहां आप बैटल एरे की बात कर रहे हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया है जो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है और एक साथ में जहां जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बैटल एरे के साथ में यूज करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज वो मौका मुझे लगता है कोई भी भारतीय नहीं छोड़ना चाहेगा जब बैटल एरे का फॉर्मेशन और कुछ झलकियां जो है आज जब हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक बहुत ही खास बात जो मैंने आज नोटिस की, जो कि मैं जानकारी में देख पा रही हूँ कि पुरुष सीआरपीएफ बटालियन की कमान जो है असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन को सौंपी गई है। इसके ऊपर चाहूंगी मैं एम के सिंह जी आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि एक पुरुष सीआरपीएफ बटालियन की कमान जो है एक महिला कैडेट को सौंपी गई। किस तरीके से इसको देखा जाए, महिला सशक्तिकरण, किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं और उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम इसको देखा जा रहा है।
देखिए, महिला सशक्तिकरण एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हो सकता है सीआरपीएफ में हो रहा हो पहली बार, लेकिन हमारे नेवल कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट, एयरफोर्स कंटिजेंट, उनको कई महिलाओं ने पहले भी कमांड किया है। और यहीं पर मुझे अपनी याद आती है 2001 के गणतंत्र दिवस की। उस टाइम झारखंड नया राज्य बना था बिहार से अलग होकर, और उसकी जो पहली परेड, गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी 2001 के दिन हुई थी, जिसकी कमांड जो परेड कमांडर बनने की उसमें जो परेड कमांडर मैं बना था, और उसका मुझे बहुत गौरव आज मुझे पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड जब पहला उसका गणतंत्र दिवस था, उसकी परेड की कमांड मैंने करी थी। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की है। और इसी के साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा के पास चलते हैं। सतीश जी, हम देखते हैं कि बहुत सी चुनौतियां होती हैं जिसका सामना हर दिन हमारे जवान करते हैं, लेकिन जब ये परेड होती है कर्तव्य पथ पर, उस दौरान क्या चुनौतियां हमारे वायु वीरों को झेलनी पड़ती है? क्योंकि देखिए, आसमान में होते हैं और ऐसे में टाइमिंग का खेल आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए, क्या चुनौतियां हमारे से जवानों को जो है देखनी पड़ती है, और क्या कुछ वहां पर कैसे उसको टैकल किया जाता है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले राधा जी, जो प्रश्न होता है एविएशन कंटिजेंट्स के रूप में, जब फ्लाई पास्ट होता है तो इट इज ए वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स, और इसमें राडार से लेकर के हमारे पास जो एवॉक्स की भूमिका होती है, इन सारे सिस्टम्स को हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो जहां से टेक ऑफ होना है, वो ये एक किसी पर्टिकुलर प्लेस से टेक ऑफ नहीं होता है। ये हमारे दिल्ली एनसीआर के डिफरेंट बेसिस हैं, वहां से उनका टाइमिंग्स होता है, और उसी हिसाब से उनको पर्टिकुलर रेंज ऑफ हाइट दी जाती है। और जो पायलट्स होते हैं वो इतने उसके हिसाब से ट्रेंड होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के हिसाब से आप देखेंगे कि इट्स ए वेरी फ्रेजाइल एक्सरसाइज। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन दे आर द एक्सपर्ट्स। तो आप देखेंगे कि जिस स्पीड से उस फॉर्मेशन को बनाना होता है, उसी हिसाब से एक इक्वल डिस्टेंस पर जब वो फ्लाई करते हैं, तो उनको जो मैनेवरिंग स्पेस होता है बहुत बहुत कम होता है, और उसके हिसाब से ही आपका परफेक्शन वो वहां पर दिखाई देता है। उसके जैसे आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान में घुसकर जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का प्रयोग किया है, उसी हिसाब से जब एरियल व्यू होता है, आप देखेंगे कि उसमें भी कैमरेज इस तरह से लगे रहते हैं, और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट के साथ या उसे अलाइन करके मिक्स जब हम लेकर के चलते हैं, राफेल है, सुखोई 30 है, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उनकी एक बहुत शानदार ट्रेनिंग के रूप में उनको ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद, सेट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जो वायुसेना है, ये वर्ल्ड की तकनीकी हिसाब से तीसरे नंबर की वायुसेना है, और आप उसको किसी भी मामले में अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसका जो परफेक्शन लेवल है, वो आप ये समझिए 100% है। तो यही एक रीजन होता है कि हम अपने एयरक्राफ्ट्स को उस तरह से, पायलट जो होता है, इट्स ए फ्लाइंग मशीन, वो खाली पायलट नहीं होता, उसके हिसाब से हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो डिस्प्ले आज आप राजपथ पर भी देखेंगे। बिल्कुल, और हम कर्तव्य पथ पर जब वो तस्वीरें देखेंगे तो वो बहुत ही खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और इसी के साथ तमाम तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। एसपी मलिक साहब आपका, एमके सिंह जी आपका, और साथ ही साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, ये खास तस्वीरें इसी तरीके से लगातार आपके साथ हम साझा करते रहेंगे।